वैसे हम 5-6 सवाल ले लिए और इन सवालों का हम उत्तर दे रहे हैं, और कोशिश करिएगा सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, इसलिए खत्म होने के बाद यही क्वेश्चन बार बार लोग पूछते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग ध्यान से सुनिए और रिपीट बार बार यही क्वेश्चन मत करिएगा, और जो नहीं आए हैं, जो लेट आएंगे, उनको ये उत्तर बता दीजिएगा। वंशावली का एक समस्या है। वंशावली का एक समस्या है कि वंशावली कहाँ से बनाएंगे। जैसा कि हम पहले बताए, अभिषेक जी बताए, आप प्रमाणित स्वयं से वंशावली बना सकते हैं। 3-1 में जो भरना है, ज़्यादा कुछ भरना नहीं है। ठीक है, सही है। पब्लिक को देना होगा तो दे देंगे। अभी हम जवाब दे रहे हैं, उसके बाद 2-4 क्वेश्चन आपको पूछना होगा तो पूछिएगा। 5 हम क्वेश्चन एक वंशावली पे हम ले रहे हैं। वंशावली आप स्वयं से दे सकते हैं, जैसा कि हम पहले ही बताए। उसमें सभी का नाम अंकित करिएगा। एग्जाम्पल देकर भी हम बताएं कि जैसे मेरे पिताजी हैं, तो जो खतियान में नाम है, मान लीजिए हमारा 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले खतियान में नाम है, तो अभी तक जिनके नाम जो जीद हैं, अभी जो भी नाम होगा जिनका खतियान खुलेगा वो जीवित आदमी के नाम पे खुलेगा, जीद आदमी के नाम पे खुलेगा। तो जैसे मेरे पिताजी हैं तो उनके नाम पे खुलेगा, अगर वो नहीं है तो हमारे नाम पर खुलेगा। एक सिंपल ये है। और जो भी उनके भाई बहन हैं उनका नाम उसमें दर्शाया जाएगा। ये खतियानी में है। कबाला में भी हम जैसे कि बताएं कि अगर कबालाधारी जीवित हैं, बैनामा, डीड, रजिस्ट्री जो भी कहते हैं आप, अगर वो जीवित हैं तो उसमें कोई वंशावली की जरूरत नहीं है। यही बात फिर आगे लोग पूछेंगे, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। वैसे केस में जो जीवित है कबालाधारी, उनका कोई वंशावली की जरूरत नहीं है। उन्हीं के नाम से नया खाता खुलेगा। वो अपना कबाला संख्या, रसीद कट रहा है तो रसीद, जमाबंदी है तो जमाबंदी, जो भी कागज है उसका छाया प्रति दे देंगे हम, फोटो कॉपी करा के। ये वंशावली की समस्या हो गई। हमको उम्मीद है कि क्लियर हो गया। दूसरा एक बहुत केस आता है बंटवारा का। अभिषेक जी भी बताएं, हम इस पर बल देकर बार बार बता दे रहे हैं कि ये बार बार क्वेश्चन आता है और बहुत लोगों के मन में कौतूहल होगा बंटवारा का। लेकिन तो बंटवारा के केस में मौखिक बंटवारा मान्य नहीं है। ये नियम है, कोर्ट में भी कहीं मान्य नहीं होता है। कहीं दस्तावेज में सीओ के पास भी जाइएगा, सीओ साहब के पास, कहीं आप अधिकारी, उच्च अधिकारी के यहाँ जाएंगे कि हमारे ये दखल कर लिए हैं, तो जो संयुक्त रहता है उसका अलग ट्रीटमेंट होता है, और जो अलग अलग है तो उसका अलग होता है। तो जब तक आप मौखिक बंटवारा कहिएगा कि हमारा ये है, तो सीओ साहब भी नहीं मानेंगे, और कहीं वैधानिक रूप से उसका वैलिडिटी नहीं रहता है मौखिक बंटवारा का। सबसे बढ़िया है कि आप सहमति से बंटवारा कर लीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। कोर्ट कचहरी भी आपको नहीं जाना है। 1500 का स्टाम्प पर जो कातिब होते हैं या वकील जो होते हैं, जो लिखते हैं, रजिस्ट्री करते हैं, कातिब होते हैं कोर्ट में, उनसे लिखवा लीजिए। वो लिखते हैं, वो लिख देंगे खाता, खेसरा, रकबा सब अलग अलग, जो भी आपके सहमति से, अगर आप जो जोत बो रहे हैं, जो भी कृषि योग्य भूमि है, जो आवासीय आपका घर है, अगर आप अलग अलग हैं और सहमति है तो उसको एक कागज पर लिखित में लिखवा लीजिए, सबका साइन करा लीजिए जो भी हकदार हैं, और उसको दे दीजिएगा हमको, तो अलग अलग आपका खाता खुल जाएगा। कोई समस्या नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा। ये बंटवारा वाला समस्या बहुत गहरा समस्या है। यहीं से झगड़ा की उत्पत्ति है। जितना जमीन का विवाद की उत्पत्ति है, 80-90% उत्पत्ति यहीं से है। बंटवारा नहीं होगा तो संयुक्त होगा। अगर बंटवारा आप नहीं देते हैं, मेरा स्वयं का भी एग्जाम्पल इसलिए हम दे रहे हैं कि आप लोग ज्यादा समझिएगा। मेरे स्वयं का भी बंटवारा नहीं है, 7 पीढ़ी से एक में है, और सहमति से बंटवारा हो भी नहीं सकता है। बहुत जगह है कि सहमति से नहीं हो सकता है, बैर द्वेष हो गया है भाई भाई में। लेकिन जहां अगर पॉसिबल हो तो आप कर लीजिए, उससे बढ़िया कुछ नहीं है, आगे के झंझट दूर हो जाएगा। और जहां नहीं हो सकता है तो उसका उपाय यही है कि हम संयुक्त खाता खोलेंगे। जो भी उसमें हिस्सेदार हैं, जो भी भाई हैं, जो भी वंशज हैं, उन सबका नाम होगा उसमें। अगर अलग अलग चाहते हैं आप आगे तो होगा। आप कोर्ट में बंटवारा का पिटीशन दायर करिए, बंटवारा कोर्ट से कराइए। दूसरा कोई उपाय नहीं है हमारे पास। मेरे स्वयं के लिए भी उपाय नहीं है। हमारा भी कोर्ट में बंटवारा चल रहा है और वहीं से उसका फैसला भी होगा तो अलग होगा। सहमति से नहीं हो पाएगा, तो सहमति से नहीं होगा तो कोर्ट से उपाय है, नहीं तो फिर संयुक्त रहेगा। ठीक है, बंटवारा का यही उपाय है और कोई उपाय नहीं है।
मेरे स्वयं के लिए भी नहीं है, आपके लिए भी नहीं है, किसी के लिए नहीं है। तो बंटवारा में हमको उम्मीद है कि अब क्लियर हो गया होगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा। तीसरा एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, यहाँ बहुत लोगों का होगा, बहुत लोगों का नहीं भी ऐसा समस्या होगा, लेकिन 10-20 समस्या ये जरूर होगा। ये बैनामा जो है कबाला, इसका जमाबंदी नहीं हुआ है, या बंटवारा करने के बाद भी जमाबंदी होता है, जमाबंदी नहीं है। बंटवारा कर लिए फिर जमाबंदी करना पड़ता है। तो इसका सर्वे होगा कि नहीं होगा, इस प्रश्न का उत्तर ध्यान से सुन लीजिए, बार बार रिपीट प्रश्न मत करिएगा। ये जिनका जमाबंदी नहीं है, कबाला है, बैनामा है या बंटवारा है, ज्यादा कबाला का ही ऐसा केस आता है कि हमारा कबाला लिखवाए हैं 10 साल, 20 साल, 50 साल का भी आता है, और हमारे पास जमाबंदी नहीं है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, म्यूटेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, दाखिल खारिज नहीं है। तो ऐसे जमीन का क्या होगा, सर्वे होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे सभी जमीन का सर्वे होगा। उनका जो जमाबंदी रजिस्ट्री का जो डीड है उसका जांच करते हैं हम लोग। कबाला का कागज आपको लाना पड़ेगा, उसका निबंधन कार्यालय से ऑनलाइन भी बहुत सारा चढ़ गया है, जो नहीं चढ़ा है रजिस्टर में वहाँ रहता है, उसका हमको वेरिफिकेशन करना होगा। वेरिफिकेशन के पश्चात अगर कबाला सही पाया जाता है तो वो चढ़ेगा, उस व्यक्ति के नाम से खाता खुलेगा। थोड़ा सा अब ये भी जांच करना पड़ता है उसमें कि जमाबंदी क्यों नहीं हो रहा है, दाखिल खारिज में क्या समस्या है। अगर लेकिन ऐसे केस में जो भी कबाला कराए हैं वो दाखिल खारिज के प्रोसेस में उसको डाल दीजिए, दाखिल खारिज हो जाएगा तो आपके लिए सुविधा रहेगा, हमारे लिए भी सुविधा रहेगा। तो कोशिश करना है दाखिल खारिज हो जाए। अगर नहीं होता है तो उसका वेरिफिकेशन करके खाता खुलेगा, ये स्पष्ट बता दे रहे हैं। बंटवारा के बाद भी होता है दाखिल खारिज। अगर बंटवारे के बाद भी दाखिल खारिज नहीं है, सभी लोग सहमत हैं, आपसी बंटवारा है, दाखिल खारिज में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, आप अवगत होइएगा, दाखिल खारिज में समस्याएं होती हैं, हम भी अवगत हैं। हमारा खुद का 22 साल बाद जाके दाखिल खारिज हुआ, इसलिए हम भी अवगत हैं, समस्या है सबको। तो अगर बंटवारा है और दाखिल खारिज नहीं है, सभी लोग सहमत हैं और दखल कब्ज है अपना अपना, उस केस में भी अलग अलग खाता खुलेगा, कोई समस्या नहीं। ठीक है। तीसरा एक कॉमन क्वेश्चन तो नहीं है, किसी किसी का है, वसीयत का है, जो विल लिखाता है। जीवित व्यक्ति जो लिखते हैं विल, मान लीजिए अपने पुत्र को लिखे, भतीजा को लिखे, कोई सेवा कर रहा है उसको लिख दिए, तो ऐसा करके लोग लिखते हैं कि अपने जीवित में उसको रद्द भी करा देते हैं। कई लोग मान लीजिए जिसको लिखे वसीयत, वो नहीं, जैसा उनके कहने अनुसार नहीं कर रहे हैं तो रद्द करा देते हैं। तो वसीयत के केस में खाता उस व्यक्ति के नाम से खुलने का तरीका यही है कि प्रोबेट नाम का एक कागज बनता है कोर्ट से, बिना प्रोबेट का खाता नहीं खुल पाएगा वसीयत के केस में, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। तो जिनका भी वसीयत का कागज है उनको प्रोबेट जरूरी है। ऐसा भी केस आता है कि जिनके नाम पे वसीयत हुआ है वो इस दुनिया में नहीं रहे, अब वो स्वर्ग लोक को पधार गए हैं, उनके जो वंशज हैं उनको प्रोबेट कराना पड़ेगा। अगर जीवित हैं तब भी प्रोबेट चाहिए जिनके नाम वसीयत है, अगर मृत हो गए हैं और नहीं इस दुनिया में रहे तभी वसीयत चाहिए, बिना प्रोबेट का नहीं होगा। जीवित हैं तब भी, मृत हैं तब भी, वसीयत के केस में प्रोबेट जरूरी है, बिना प्रोबेट का वैलिड नहीं माना जाएगा, खाता उनके नाम नहीं खुल सकता। तीसरा एक केस है बटाईदारी का, जो हम लोग जमीन देते हैं किसी को रेंट पर, मालगुजारी पर, बटैया पर जोतने बोने के लिए, उसके एवज में हम लोग को कुछ 10,000 20,000 बीघा जैसे जहां चलता है हमको रेंट मिलता है, किराया मिलता है। ऐसा भी बहुत भ्रम है, हमारे यहाँ स्वयं भी भ्रम था, हमारे गांव में भी, घर में भी लोग कह रहे थे बटैया नहीं देना है जमीन को क्योंकि बटाईदार को हो जाएगा, ऐसा भ्रम था। सही नहीं है, ये भ्रम है। तो ऐसे केस में कोई घबराने की बात नहीं है, जिसके नाम से कागज है, खतियान है, कबाला है, उसी के नाम से खाता खुलेगा, बटाईदार के नाम से नहीं खुलेगा। इसमें समस्या दोनों लोगों को है, जो लोग रेंट पर दे रहे हैं उनको भी समस्या है और जो लोग मलगुजारी ले रहे हैं उनको भी समस्या है कि कहीं जो मलगुजारी लेते हैं हमको खेत छोड़ाना दें, और जो देते हैं उनको भी समस्या है कि हमारा खेत खाली रहेगा, हम देंगे नहीं। तो ये भ्रम की स्थिति न पालें, ये पूरी तरह से भ्रामक बात है। जिनके नाम से मूल कागज है, खतियान है, कबाला है, उन्हीं के नाम से खाता खुलेगा। जिनको मलगुजारी दिए हैं, बटैया दिए हैं, उनके नाम से नहीं खुलेगा, स्पष्ट बात है। तीसरा एक चीज है गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास का, जो सरकारी जमीन है।
सरकारी जमीन पर सरकार बंदोबस्ती करती है बहुत लोगों को, जो भूमिहीन है, गृहहीन है, उनको बीटी एक्ट के तहत 4 डिसमिल से लेकर के 12 डिसमिल तक घर बनाने के लिए सरकार बंदोबस्ती करती है, पट्टा देती है। जिनके पास बंदोबस्ती का कागज है उनका जमाबंदी हो रखा है और उनका रसीद कट रहा है, वैसे लोगों का खाता खुलेगा, उनका सर्वे होगा, नया खाता खुलेगा। वास्तविक पर्चा बहुत लोगों के पास होगा, रैयती भूमि का वास्तविक पर्चा होता है, जो लोग बहुत दिन से रह रहे हैं उस पर 10 साल से ज्यादा। भूमिहीन है, गृहहीन, अनुसूचित जाति जनजाति के समाज से हैं, तो वैसे लोगों को सीओ साहब के द्वारा डीएम साहब के आदेश से, मतलब उन्हीं के नाम पर सीओ साहब जारी कर सकते हैं वास्तविक पर्चा। लेकिन किनको जारी करेंगे? जो भूमिहीन है, गृहहीन है, जिनका कोई भूमि नहीं है, भूमिहीन है और घर भी कोई नहीं है, वैसे लोगों को 4 डिसमिल से लेकर के 12 डिसमिल तक वास्तविक पर्चा, ये रैयती भूमि है, जारी कर सकते हैं। सीओ साहब के पास ये अधिकार है। ऐसे लोगों के पास जो वास्तविक पर्चा है उनका भी खाता खुलेगा। समस्या है बहुत लोगों को कि गैर मजरूआ, आम गैर मजरूआ खास का क्या होगा? तो जो सरकारी जमीन है, जो बंदोबस्ती हो गया है सरकारी जमीन, सबका रिकॉर्ड है सीओ साहब के पास, ब्लॉक में भी है, जिला में भी है। सारा रिकॉर्ड हम लोग के शिविर प्रभारी मांगते हैं, लेटर जाता है सीओ साहब के पास, वो आता है रिकॉर्ड सब, उससे मिलान होता है कौन सा जमीन बंदोबस्त हुआ है। तो जो बंदोबस्त है तो उनके नाम से खाता खुलेगा। रिकॉर्ड में हम लोग वेरीफाई भी करेंगे सीओ साहब के यहाँ, जो रिकॉर्ड आएगा। बाकी जो जमीन है गैर मजरूआ, आम गैर मजरूआ खास, वो बिहार सरकार के नाम से खाता खुलता है उसका। वो बिहार सरकार की जमीन है, बिहार सरकार के नाम पे रहती है। अब इसमें समस्या है बहुत लोगों की, कोई दखल किया है सरकारी जमीन, रैयती जमीन का भी और सरकारी जमीन का भी। एक बात समझ लीजिए, अगर कोई अवैध दखल किया है, हमारा जमीन है और हमारे मित्र ये ज्यादा मजबूत हैं, हमारी जमीन पे कब्जा कर लिए, कागज हमारे पास है, खतियानी कागज है, कबाला का कागज है और या बंदोबस्ती का कागज है, वास्तविक पर्चा है, जैसा भी, तो वैसे जमीन का मूल रैयत के नाम से खाता खुलेगा, जिनके पास सही जमीन है। और जो अवैध कब्जा किए हैं या जो कब्जा किए हैं, कब्जाधारी का नाम अभियुक्ति कलम में डाला जाता है।